गर्मी अपनी चरम सीमा पे थी और खेतों में गेहूं की कटाई चल रही थी। गरीब रामू और उसकी पत्नी सीता भरी गर्मी में खेतों में गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे। कटाई करके जब वो दोनों घर आए तो वो दोनों पसीने में तरबतर थे। घर पहुंचते ही उनकी बेटी रिया मटके में से पानी लाकर उनको पीने के लिए देती है। साथ ही हाथ पंखे से हवा करते हुए कहती है, बाबा कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे यहाँ एक पंखा तक नहीं है। बेटी, हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग 2 वक्त का उजाला तो ठीक से हो नहीं पाता, तो हम पंखा और बिजली का बिल कैसे भरेंगे बेटी? पानी, उफ, ये कितना गर्म लग रहा है। लगता है मटका पुराना हो गया है, इसलिए इसमें पानी ठंडा ही नहीं है। आज कुछ मजदूरी मिली है, उनसे हम शाम को नया घड़ा ले आएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के आगे आके रुकती है। ये गाड़ी तो तुम्हारे चाचा की लग रही है। अरे हाँ, ये तो उन्हीं की गाड़ी है। रामू का छोटा भाई नरेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर में रहते थे। रमेश पढ़ा लिखा था, इसलिए उसकी शहर में नौकरी लग गई, जहाँ कुछ समय बाद उसने अपना खुद का घर भी बना लिया, जिसमें जरूरत की हर चीज थी। फिलहाल वो अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ गांव में कुछ दिन छुट्टियां मनाने आए थे। आओ नरेश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, चलो अंदर आओ। जब तक तुम्हारा नौकर तुम्हारा कमरा साफ कर रहा है तब तक तुम यहीं रहो। वो सब अंदर आ गए, लेकिन एसी वाली कार से उतरने के बाद तो रवि को काफी गर्मी लगने लगी। पापा, यहाँ पे तो कितनी गर्मी है पापा। तभी रिया उन सबके लिए पानी लेकर आती है, जिसे पीते ही रवि बोला, ये पानी तो कितना गर्म है, क्या तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है, हम सब मटके का पानी पीते हैं। लेकिन मटका काफी पुराना हो गया है, इसलिए ये भी पानी ठंडा नहीं कर रहा। बेटा, ना तो हमारे यहाँ फ्रिज है ना ही एसी, हम सब मटके का पानी पीते हैं और पेड़ों की हवा खाते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। ओफो, पता नहीं कैसे रहते हो तुम सब यहाँ। नरेश, नौकर से बोलो ना वो जल्दी घर साफ कर दे और एसी भी ऑन कर दे, यहाँ तो मेरा और मेरे बेटे का दम घुट जाएगा। कैसी बातें करती हो मालिनी, ये हमारी जन्मभूमि है, यहाँ आते ही तो मेरी जान में जान आ गई। और रवि बेटा, रिया को देखो, वो भी तो इसी गांव में रहती है, उसे तो गर्मी नहीं लगती। आप तो हमेशा ही इन लोगों की तारीफ करते आए हो, देख नहीं रहे हो गर्मी से मेरे लाल का क्या हाल हो रखा है। तभी सीता झिकझिकाते हुए बोली, वैसे मालिनी, मैंने तुम सबका खाना यही बना दिया है, कहो तो लगा दूं। लेकिन माँ, भला इस गर्मी में हमसे खाना कैसे खाया जाएगा? कोई बात नहीं मेरे भाई, आप तीनों आराम से बैठ के खाना खाओ, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। सीता ने उन सबको खाना परोसा और रिया उन्हें पंखा करती रही। कुछ देर बाद वो सभी सामने बने अपने घर में चले गए, जहाँ मालिनी और रवि ने सबसे पहले एसी ऑन किया और उसमें बैठकर चैन की सांस ली। और अब रवि फ्रिज से ठंडा पानी पीकर और एसी में बैठकर अपनी गर्मी दूर करता है, और उधर रिया आंगन में सोई हुई अपनी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ, आज मेरी बच्ची को नींद नहीं आ रही? माँ, नरेश चाचा इतने अमीर हैं, उनके यहाँ शहर और गांव में दोनों जगह एसी और फ्रिज है, और एक हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे पास एक पंखा तक नहीं है। पापा और चाचा में दोनों में अमीरी और गरीबी का फर्क क्यों है? तुम्हारे पापा पढ़े नहीं ना, इसलिए वो गांव में ही रह गए, जबकि तुम्हारे चाचा ने खूब पढ़ाई की, जिस कारण उनके शहर में नौकरी लग गई। तुम देखना माँ, मैं भी खूब अच्छे से पढ़ूंगी लिखूंगी और खूब शहर में नौकरी करके तुम्हारे लिए एक अच्छा सा एसी और फ्रिज लाऊंगी। मेरी बच्ची खुश रहे, चल अब सो जा। अगले दिन रामू जब मजदूरी करके घर लौटा तो उसने रिया से पानी मांगा। हमारे यहाँ तो गर्म पानी है बाबा, मैं अभी चाची के यहाँ से बर्फ या ठंडा पानी लेकर आती हूँ। रिया अपनी चाची के घर बर्फ लेने चली गई, जहाँ रवि एसी में बैठकर आराम से फ्रिज में जमाई हुई आइसक्रीम खा रहा था। अरे रवि, मुझे थोड़ी बर्फ दे दो, बाबा खेतों से आए हैं तो उन्हें ठंडा पानी देना था। और ये तुम क्या आइसक्रीम खा रहे हो? मेरी आइसक्रीम को नजर मत लगाना, और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम रोज रोज बर्फ के बहाने एसी की हवा खाने आ जाती हो। ठीक ही कह रहा है मेरा रवि, और तुम्हें बर्फ की क्या जरूरत है? तुम सबको तो मटके का पानी पीने की आदत है ना, तो वही पियो। क्यों बेकार में ये अमीरों वाली आदत डाल रही हो? जब हम वापस चली जाएंगे तो तुम्हें ही मुश्किल होगी, और वैसे भी बर्फ जमी नहीं है, शाम तक जमेगी। चल अब जा यहाँ से। रिया रोते हुए घर आ गई।
अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, रो क्यों रही है? माँ, रवि और चाची को बहुत घमंड है कि वो बहुत अमीर हैं। उन्होंने मुझे बल्ब भी नहीं दी और ना ही आइसक्रीम दी, बल्कि उसके बदले में मुझे खूब सारी बातें सुनाई। कोई बात नहीं बेटी, हम गरीबों के नसीब में तो वैसे ही हर साल गर्मी की मार झेलना लिखा होता है। अगले दिन गांव की लाइट भाग गई और सारी रात लाइट नहीं आई। गर्मी के मारे रवि और मालिनी की नींद उड़ गई। बेटा, तुम सोने की कोशिश करो, जब तक सोगे नहीं तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मी, इतनी गर्मी में मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। चलो बेटा, रिया के घर चलते हैं। उनके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ है, उसकी हवा में मस्त नींद आएगी। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। नहीं, लेकिन मैं तो वहीं जाकर सोऊंगा। आज तो बचपन के दिन याद आ जाएंगे। तुम लोगों को आना हो तो आ जाना। मैं तो चला खुले आसमान के नीचे सोने। नरेश वहाँ पर सोने चला गया। सीता ने पेड़ के नीचे सबके लिए बिस्तर लगा दिए। कुछ देर बाद मालिनी और रवि भी वहाँ पहुँच गए। रिया ने उनका भी बिस्तर लगा दिया। खुले आसमान में पेड़ की हवा सबको बहुत अच्छी लग रही थी। सबको बहुत अच्छी नींद आ गई, लेकिन रवि अभी भी कलबट ही बदल रहा था। उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मालिनी भी गहरी नींद में सो चुकी थी। रिया ने रवि के सिर पर हाथ लगाया तो देखा उसका माथा गर्म है। उसने पानी की पट्टियां उसके सर पर रखना शुरू कर दी, फिर हाथ पंखा से उसकी हवा करने लगी। कुछ ही देर में रवि को नींद आ गई, मगर रिया सारी रात उससे हवा करती रही। सुबह जब रवि की आंख खुली, रिया दीदी, क्या तुम सारी रात? हाँ, ताकि तुम्हें गर्मी न लगे और तुम आराम से सो पाओ। ये सुनकर रवि और मालिनी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। हमें माफ कर दो रिया, मैं भूल गई थी कि गर्मी सबको लगती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो जो मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। फिर रवि रिया के गले लग जाता है और मालिनी सीता के। गर्मी अमीरी गरीबी देख के नहीं आती। गर्मी गरीब को भी वैसे ही चुभती है जैसे अमीर को, लेकिन अमीर के पास उसे दूर करने के लिए सुख सुविधाएं होती हैं, जबकि बेचारा गरीब उसकी मार झेलता रहता है। इसलिए हम उनकी थोड़ी मदद कर भी देंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। गलती मेरी भी है, मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैंने कभी अपने भाई की मदद करने की नहीं सोची। कुछ दिन बाद नरेश अपने भाई के घर में भी एक फ्रिज और एसी लगवा देता है। साथ ही गर्मियों में बिजली का बिल भी वही भरता है, ताकि अब उन्हें गर्मी की मार न झेलनी पड़े। छुट्टियां बिताकर वो वापस शहर लौट जाते हैं। अब रामू और सीता जब भी खेतों से मजदूरी करके आते तो रिया एसी ऑन कर देती। अब उन्हें गर्मी की मार से राहत मिल गई। सोनिया ने अपने घर वालों को अपने और विकास के प्यार के बारे में आखिर बता ही दिया। विकास अपने पिता हरि के साथ आज सोनिया के घर आने वाला था। सोनिया और उसकी छोटी बहन रोशनी किचन की तैयारियों में लगी हुई थी। कुछ देर बाद विकास अपने पिता के साथ उनके घर आता है। सोनिया की माँ आशा देवी हॉल में बैठकर उनसे बातें करती हैं। इतने में सोनिया और रोशनी उनके लिए नाश्ता लेकर बाहर आती हैं। सोनिया हरि के पैर छूती है। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार है बेटी तुम्हारे। विकास, मुझे तो तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई। आएगी क्यों नहीं अंकल जी, आखिर मेरी बहन लाखों में एक जो है। बेशक कम तो आप भी नहीं हो, बिल्कुल अपनी बहन की परछाई हो। तारीफ तो आपकी भी करनी चाहिए अंकल जी, आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतने बड़े लड़के के पापा हो। कितने अच्छे से मेंटेन किया है आपने खुद को। हाँ ये तो है। तुम्हें पता है, जब मैंने स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में लेके जाता था ना, तो सब टीचर को ये लगता था कि मैं पिता को नहीं बल्कि अपने बड़े भाई को लेकर आया हूँ। सही है भाई साहब, शक्ल से उम्र का अंदाजा भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, अगर आपको हमारी सोनिया पसंद है तो आज ही हम इन दोनों की सगाई कर लेते हैं। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। दोनों परिवार मिलकर उनकी सगाई कर देते हैं। फिर 3 महीने बाद उनकी शादी का मुहूर्त निकलता है। इन 3 महीनों में दोनों परिवार शादी की शॉपिंग और दूसरे कामों के चलते एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और इन्हीं सब मुलाकातों के बीच सोनिया की बहन रोशनी अपने ही बहन के ससुर पर दिल हार बैठती है। शादी से 3 दिन पहले रोशनी हरि को अकेले में बुलाती है। क्या हुआ रोशनी बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा या बेटी नहीं हूँ मैं आपकी, रोशनी या डार्लिंग कहकर बुलाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या मजाक है? अपनी और मेरी उम्र देखी है? ये कोई मजाक नहीं है। आपकी और मेरी उम्र में कितना ही अंतर क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, आपको मुझे अपनाना ही होगा।
ये कभी नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी तो ये बात मुझे, तुम्हारी माँ और बहन को पता नहीं होगी। हरी वहां से जाने लगता है, तभी रोशनी चाकू निकालती है और अपनी कलाई काट लेती है। हरी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर उसका इलाज तो कर देते हैं, लेकिन खुदकुशी का मामला होते हुए वो पुलिस को फोन कर देते हैं। रोशनी होश में आती है तो वो पुलिस को बयान देती है, इंस्पेक्टर साहब, मैं खुदकुशी नहीं कर रही थी बल्कि फ्रूट्स काट रही थी, तभी चाकू हाथ से स्लिप हो गया। पुलिस उसे जाने देती है, जिसके बाद रोशनी हरी के साथ घर आती है और घर पर भी वो सबको वही बहाना बताती है। फिर शादी की रस्मों के बीच रोशनी हरी को शादी करने के लिए मना लेती है और शादी वाले दिन जब सोनिया और विकास की शादी हो जाती है, रोशनी भी दुल्हन बनकर वहां आती है। विवाह संपन्न हुआ, सब बरबदी को आशीर्वाद दें। ठहरिए पंडित जी, अभी इस मंडप में एक शादी और बाकी है। ये तो क्या कह रही है? और तो ये शादी का जोड़ा क्यों पहन कर आई है? क्योंकि मैं भी आज अपने प्यार से इसी मंडप में शादी करूंगी। हरी दूल्हा बनकर वहां आ जाता है। रोशनी, विकास और आशा देवी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी रिश्तेदार उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं, लेकिन रोशनी सबको नजरअंदाज करते हुए हरी से शादी कर लेती है। आशा देवी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत नाराज होती हैं और वो रोशनी से सारे रिश्ते तोड़ देती हैं। सोनिया ब्याह कर विकास के साथ उसके घर आती है, जहां हाथ में पूजा की थाली लिए रोशनी उसका स्वागत करती है और कहती है, रुको बहुरानी, इस घर में अब तुम्हारी सास है जो तुम्हारा स्वागत करेगी। ये क्या बकवास है? हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे ना तो तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुमसे बात करनी है। ये सब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कायदे में मैं अब तुम्हारे ससुर की पत्नी और तुम्हारी सास हूँ। रोशनी उनकी आरती उतारने लगती है, लेकिन विकास पूजा की थाली पर हाथ मारकर थाली नीचे गिरा देता है। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक रोशनी, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती, समझी? ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का विकास? अब ये तुम्हारी माँ और इस घर की सास है, समझे? मैं इसे अपनी सास नहीं मानती। वो दोनों कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सोनिया बहुत रोती है। अगले दिन सुबह मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की औरतें आती हैं। लो, आ गई मेरी बहू। सोनिया बहू, यहाँ आकर बैठ जाओ। क्यों यहाँ तमाशा कर रही हो? जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? तमीज से बात कर, तेरी सास हूँ मैं। अगर सबके सामने मेरी इंसल्ट की ना, तो मुझे भी अपना सास वाला रूप दिखाना ही पड़ेगा। हरी भाई साहब को भी ना जाने कौन सा शौक पड़ा था बुढ़ापे में शादी करने का, जो अपनी बहू की छोटी बहन को ही फंसा लाए। बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। आपको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी से शादी करी क्यों उन्होंने? अब चलती बनो यहाँ से। हमें भी शौक नहीं है यहाँ आने का। वैसे भी मुंह दिखाई किसकी करें? यहाँ तो दोनों सास बहू ही एक साथ ब्याह के आई हैं। चलो बहन। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। इन सब में सोनिया गुस्से में आकर रोशनी से चिल्ला के कहती है, आखिर क्या मिला तुझे ये सब करके? क्या तुझे सच में पापा जी से प्यार था, या बस तूने कुछ दिनों के अट्रैक्शन के कारण ही उनसे शादी कर ली? मुझे सचमुच में उनसे प्यार हुआ है। तुम्हारी शादियों की तैयारियों के दौरान मैंने जाना कि वो कितने अकेले हैं, लेकिन सबके सामने उनका स्ट्रॉन्ग बनना मुझे बहुत पसंद आया और अब मैं उनका हमेशा साथ देकर उनके इस अकेलेपन को दूर करूंगी। ये सब बातें हरी और विकास सुन लेते हैं। सोनिया और विकास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो दोनों अब रोशनी को अपना लेते हैं और चारों अब खुशी खुशी साथ रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।